हाँ भाई, क्या हाल चाल सबके। तो देखिए, अभी लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे अनंत स्पर्शी या असमटोट में, है ना। अब देखो कुछ सवाल लिखिएगा उसमें और आगे। लिखिएगा सवाल। सवाल है एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। करो देखिए। हाँ भाई, 0। उत्तर थोड़ी पूछा मैंने, अनंत स्पर्शी पूछी है। एम के कितने मान आ रहे हैं? तो समान का कल सूत्र लिखवाया था ना, तो लगाओ सूत्र। 1/2 c² φ m डबल डैश वाला, फिर फाई एक कम करके एक डैश, फिर n-2 ऐसा लिखवाया था सूत्र। देखो उसमें रख दो मान। भाई दो वैल्यू अगर सेम आ रही हैं तो कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, उसमें वैल्यू पुट करो। इसीलिए तो सवाल दिया है ये। देखो, एक तो c की वैल्यू 0 आनी चाहिए, है ना, और एक c² वाले फॉर्मूले से आनी चाहिए +-1। देखो बोर्ड पे देखो।
सबसे पहले क्या देखेंगे अभी, फाई 3m देखेंगे, है ना। सबसे पहले क्या देखेंगे, फाई 3m, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे फाई 3m, तो कितना होगा बताओ। x की जगह तो कितना रखते हैं 1, और y की जगह कितना रखा जाएगा बेटा m, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस m माइनस कितना हुआ m स्क्वायर माइनस कितना m क्यूब। इसके बाद क्या सीखा था, बोले सर इस फाई 3m को किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के। तो ये ऐसा हो गया m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस m और कितना हो गया -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लेंगे तो m की 3 वैल्यू आएंगी, एक तो कितनी आएगी +1, एक कितनी आएगी -1 और एक कितनी आएगी -1। फैक्टर तो हो रहे हैं सबसे। इसके बाद देखो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फाई 2m की, एक पावर कम वाले। तो 2 वाले कोई है क्या, 2 वाला कोई है ही नहीं, तो 0 आ गया, ठीक है। अब देखो जब 2 वैल्यू सेम आ जाती हैं तो तीसरे की भी ज़रूरत पड़ती है। उस सी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में देखो n भी है, उसमें n-1 भी है और n-2 भी है, मतलब एक पावर और कम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो लिख लेते हैं, कितना होगा फाई 1m, 1 का मतलब कौन हो गया बेटा -3 और माइनस कितना हो गया m। अब ये जो एक वैल्यू सेम है, नहीं एक वैल्यू जो अलग है, इसके लिए c की वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है फाई 2 अपॉन कितना होता है फाई 3 डैश, और फाई 2 की वैल्यू कितनी है 0। तो m इक्वल टू 1 के लिए अगर बात करूं, c इक्वल टू, यही तो फॉर्मूला होता है -φ2m अपॉन कितना होगा बेटा फाई 3 डैश m। अब फाई 2 की वैल्यू ही कितनी है 0, तो c का आंसर कितना आ गया 0। m इक्वल टू 1 पे तो c कितना हो गया 0, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, 2 वैल्यू सेम आते ही फॉर्मूला था 1/2 c स्क्वायर, यहाँ था फाई 3 डबल डैश m, फिर कितना था c, उससे एक कम का मतलब 2m, और इसका क्या था एक बार डैश, और प्लस कितना था बेटा फाई एक कम का मतलब, अरे कितना हो गया 1 और ये कितना हुआ m, और इक्वल टू कितना 0। अब सारी वैल्यू अपने पास है, देखो वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये तो हो गया 1/2 c स्क्वायर, फाई 3 किस पे बात कर रहा हूँ m इक्वल टू -1 के लिए, ठीक है। फाई 3 डबल डैश 2 बार करेंगे तो ये तो 0 हो जाएंगे, यहाँ से कितना होगा -2m, कितना बचेगा -2, और यहाँ से कितना -6m, तो ये हो गया -2 और माइनस कितना हो गया 6m प्लस c। इसका कितनी बार करना है, एक बार, ये तो खुद ही 0 है तो इंटू 0, और कितना हो गया फाई 1m कितना है -3, और कितना हो गया -m इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला कौन सी वैल्यू के लगाया, जो m की वैल्यू क्या थी सेम, m की वैल्यू कितनी है बेटा -1। अब इसमें m की जगह कितना रख देंगे -1, तो m की जगह -1 रखेंगे तो आपको मिलेगा इसमें c स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई +1 और कितनी -1, ठीक है। अब अनंत स्पर्शी लिख लो। अब क्या लिख देंगे, अनंत स्पर्शी 3 बनेंगे आपके पास। एक तो यहाँ से बनी थी m इक्वल टू 1 पर c इक्वल टू कितना 0, तो y इक्वल टू कितना होता है mx, तो 1 इंटू एक्स प्लस 0, एक तो ये हो गई। एक होता है y इक्वल टू -1 इंटू एक्स, ये -1, और c की वैल्यू एक बार कितनी ले लो +1, और एक बार c की वैल्यू कितनी ले लो -1। तो ये 3 अनंत स्पर्शी आ गए आपके पास। करो देखे नोट। अब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि ये सवाल नहीं पूछे, पूछ सकता, कोई इतना समय नहीं लेंगे सवाल, थोड़ी सी गति होनी चाहिए करने की, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना कोई टाइम ले नहीं रहा है, सवाल इतनी बातें लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, ना फॉर्मूला लिखना है ना ये c स्क्वायर लिखना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिमाग में है तो 3-4 लाइन में हो जाएगा सवाल। वैसे बहुत कम संभावना है कि इस तरीके के सवाल पूछे। कल बताए थे मैंने, एक तो मोस्टली कौन से पूछता है, एक्सों के समांतर या पैरेलल टू एक्सिस, और इसके अंदर भी कल मैंने 2-3 सवाल छोटे कराया था ना, कि x³ + y³ -3axy = 0, हाँ, जिसमें काल्पनिक मान आए थे,
तो दो वैल्यू काल्पनिक आ गए थे और एक ही अनंत स्पर्शी की आपको उसमें वैल्यू मिली थी। तो ऐसे सवाल पूछता है, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो कोई इशू नहीं है। लिख लिया सबने? अब देखो, एक डायरेक्ट मेथड और होता है, कुछ सवालों में अप्लाई होगा वो। देखो कैसे होगा। होने को तो 3-4 होते हैं, लेकिन उन मेथड को सीखे फिर सवाल करे, इससे बढ़िया तो ये जो अपन सीखा है ना अभी मेथड तिर्यक वाला, यही लगा लेंगे। मेथड तो कई सारे होंगे कि पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर लिमिट लेनी पड़ेगी, लिमिट से सी की वैल्यू आएगी। उतने काम करने के बजाय तो ये तिर्यक वाले लगा लेंगे भाई। पहले तो मेथड याद करें, फिर मेथड में लिमिट सोल्व करो, तो उतने काम नहीं करने। एक मेथड है जिससे डायरेक्ट दिखेगा आपको। देखो क्या होगा, बोर्ड पे देखो कि कोई भी वक्र का समीकरण होगा। वक्र का समीकरण का मतलब जो भी आपको सवाल दिया होगा, ठीक है। अब उस वक्र के समीकरण में आपको ऐसा दिखना चाहिए, एफ एन प्लस कितना होगा, एफ एन माइनस टू, और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। अब एफ एन क्या है, एफ एन माइनस टू क्या है। एफ एन का मतलब है कि एन घात अधिकतम तो कितनी घात के पद होने चाहिए, एन। एन घात या इससे कम, एन घात या इससे, ऐसे लिखो, एन घात तथा इससे कम घात के पद, इससे कम घात के पद, यहाँ तो वो होने चाहिए आपके पास। और इसमें होने चाहिए आपके पास एन माइनस टू घात, या एक शब्द और लिख लो, इससे क्लियर रहेगा, अधिकतम। और यहाँ भी लिख लो अधिकतम, कि ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी घात के पद होंगे इसमें, एन घात के या उससे कम घात के पद। और इसमें अधिकतम कितनी घात के पद होंगे, एन माइनस टू तथा उससे कम घात के पद, तथा उससे कम घात के पद, तथा उससे कम घात के पद, ठीक है। इसके साथ साथ ये एन घात का है, ये यहाँ कितने घात का है, अधिकतम एन घात। एन घात का कोई भी होता है तो उसके कितने गुणनखंड होते हैं, 2 घात का होता है तो 2 गुणनखंड या 2 फैक्टर। एन घात का होगा तो कितने होने चाहिए, एन गुणनखंड। अब इसमें आपको क्या मिलेंगे, यहाँ से एन एक घाती गुणनखंड मिलेंगे। एन क्या होने चाहिए इसके, एक घाती गुणनखंड। और ये बात ध्यान रखनी है कि कोई गुणनखंड 2 बार आ जाएगा तो एन गुणनखंड हुए क्या, नहीं हुए। फिर तो वो 2 बार आ गए, वो तो सेम ही हुआ, तो वो तो कितनी बार काउंट हुआ, एक ही बार हुआ। अब मैंने यहाँ क्या लिखा, कितनी घात का अधिकतम, एन घात का, और कितने एक घाती गुणनखंड होने चाहिए, एन। इसका मतलब कोई फैक्टर रिपीट होना चाहिए क्या, कोई गुणनखंड रिपीट होना चाहिए क्या, नहीं। अब ये बात याद रहे, इसके लिए यहाँ लिख लो कि गुणनखंड की क्या नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति। गुणनखंड या फैक्टर की पुनरावृत्ति या रिपीटिशन नहीं हो, गुणनखंड या फैक्टर की पुनरावृत्ति या रिपीटिशन नहीं हो। यहाँ तक क्लियर है क्या कि सवाल कैसा होना चाहिए, कि भाई यहाँ तो एन घात या उससे कम घात के पद होने चाहिए, और यहाँ उससे कितनी घात कम, 2 घात कम। जैसे मान लो यहाँ 3 घात के पद आ रहे हैं, तो यहाँ कितनी घात का आना चाहिए, 1 घात का। मतलब अंतर कितनी घात का मेंटेन होना चाहिए, 2 घात का। सीधा सा कंसेप्ट यही है। इसके साथ साथ ये जो एफ एन लिखा हुआ है कितने घात का है, एन घात का, तो कितने गुणनखंड होंगे, एन। अगर एन घात वाले के एन एक घाती गुणनखंड या फैक्टर होते हैं, इसका मतलब कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हुआ, कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा सवाल है तो उसकी जो अनंत स्पर्शी होगी, उस सवाल की जो अनंत स्पर्शी या जो असमटोट होगी, इस एफ एन को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। एफ एन 0 के बराबर, एफ एन में है कितने गुणनखंड, एन गुणनखंड, तो उतनी अनंत स्पर्शी आ जाएंगे आपके पास। एफ एन का मतलब इसमें कितने गुणनखंड है, एन गुणनखंड आपके पास, तो कितनी अनंत स्पर्शी आ जाएंगी, एन अनंत स्पर्शी आ जाएंगी। ये जैसा लिखा वैसा लिख लो, एक सवाल करते ही और समझ में आ जाएगा अभी।
लेकिन ये हर किसी सवाल में अप्लाई नहीं होगा भाई, उसमें ये सेटलमेंट होना चाहिए, दो घात का अंतर भी बैठना चाहिए, फिर तब जाके हो पाएगा। देखो अभी सवाल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके भी सवाल पूछता है एग्ज़ाम में, क्योंकि इसका भी जिसको पता है देखते ही आंसर आएगा इसका, कैलकुलेशन तो है ही नहीं कोई इसके अंदर, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। अब मेथड तो और भी हैं, कई किताबों में आप देखेंगे तो मिल जाएंगे लिमिट के, वो तो उसमें फिर कन्फ्यूजन ही है। उसमें भी ऐसा तो है नहीं कि कैलकुलेशन नहीं होगी, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो अपने बेसिक मेथड से ही कर लेंगे, है ना, तो उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी तो वो अच्छे भी लग सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम तक इतनी सीधी बातें फिर याद नहीं रहेंगी कि किस किस का सेटलमेंट कहाँ करना है, ये है ना। अब आप देखते होंगे, चलो अपने वाले में तो इतना डायरेक्ट काम है नहीं। अब जैसे एसएससी में, उनमें तो मैं साफ कहता हूँ भाई थोड़ा तरीका अपनाया करो, ये है ना। एसएससी वाली मैथ आती है ना आपकी, तो उसमें अब मैं तो क्या दिन में मान लो 5 बैच पढ़ाता हूँ सपोज करो, तो मैं तो एक क्वेश्चन को 5-6 बार पढ़ा देता हूँ एक दिन में, फिर महीने भर में दूसरा बैच आ जाता है, तो फिर वापस से वो रिपीट होने लग जाता है। तो ऐसे मान लो कि आधे सवाल तो याद से रहते हैं सीट के, उसमें सीट अब ये है ना, अब आधे सवाल तो याद से रहते हैं। अब मैं तो एक सवाल को 5 बार कर रहा हूँ, 5 बैचों में रोजाना कर रहा हूँ, 1 महीने बाद फिर रिवीजन कर रहा हूँ। अब मैं तो एक सवाल को देखते 1 सेकंड में उड़ा देता हूँ। अब बच्चे उसी चक्कर में पड़े कि मास्टर 1 सेकंड में उड़ा रहा तो हम भी 1 में उड़ाएं। मैं कहता हूँ 15-20 में उड़ा लो इसको, है ना, 1 में नहीं उड़ाना, है ना। उसके लिए बहुत समय की ज़रूरत है, 15-20 सेकंड में। अब जाते कौन से मास्टर के पास से, हमें आता कुछ नहीं है, और क्या उड़ा रहा है सवाल, देखने से पहले ऑप्शन देखने, इसमें 2 3 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंगल डिजिट सम कर लो और आंसर आ गया। अब वो बढ़िया लगता है, लेकिन हम जब पढ़ें तो हमें तो वो कोई सा काम ही नहीं आता है, ये है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अपने हिसाब से चलना चाहिए भाई। हम पढ़ रहे हैं पहली बार, अपन को एग्ज़ाम भी देनी है, ये है ना। आपको एग्ज़ाम में वहाँ 20 चैप्टर के 200 फॉर्मूले तो हैं ही मिनिमम, सीधे सीधे देखें तो हर चैप्टर में 10 फॉर्मूले तो होते ही होते हैं, बेसिक सी बात है। अब 200 तो वो बेसिक वाले और 1001 वो डायरेक्ट ट्रिक वाले। डायरेक्ट ट्रिक में ज़्यादा है, क्यों, हर सवाल पे डायरेक्ट ट्रिक है कि ऐसा होगा तो इन दो अंकों को इधर लाना है, ऐसा अगर कह दे तो इधर लाना है, दूध में पानी मिला दिया तो ये करना है ना, और पानी में दूध मिला दिया तो ये करना है ना। तो फिर उसमें क्या है कि वो इतनी ट्रिक याद ही नहीं रहती है, नहीं रह पाएगी एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में इतनी ट्रिक याद नहीं रहती, इसलिए ट्रिक उतनी सीखो जितनी हम संभाल सकें लास्ट दिन तक, एक साथ उस 3 घंटे या 2.5 घंटे 2 घंटे में अपने दिमाग में आ सके वो, है ना। तो इतना सीधा भी ठीक नहीं है। फिर लिखें क्या सवाल, चलो ये हो गया x माइनस वाई प्लस 2, x माइनस वाई प्लस 2, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस 4, 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y प्लस 6 प्लस 5x माइनस 6y, 5x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू कितना, 0। अब देखो एक तरीका तो है कि इसके अंदर पहले तो गुणा करें इसको, पहले तो क्या करें, गुणा। गुणा करने से ही पता चल पाएगा कि एक्सों के समांतर है या नहीं है, और फिर कौन सी देखेंगे, तिर्यक। ये तो बेसिक मेथड है अपने पास। लेकिन अब आप इस सवाल को थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक अधिकतम कितनी घात है, 3 होगी, गुणा होगा तो, और कुछ पदों में 3 घात या 3 से कम आएंगी। यही तो क्या क्या है वो पीछे, n घात या n घात से कम के पद। तो इसमें कौन से पद आएंगे, 3 घात या उससे कम। अब अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का। ये कितनी घात के पद दिख रहे हैं यहाँ, 1 घात और उससे कम। तो ये तो क्या बन गया आपके पास, f3, और ये कितना बन गया, f1, और इक्वल टू कितना, 0। सवाल हो गया सेट भाई। ये यहाँ 3 घात या उससे कम के पद, और यहाँ 1 घात या उससे कम के पद। अंतर कितनी घातों का, 2 का। इसके बाद मैंने कहा था ये 3 घात का है अगर, तो इसके कितने गुणनखंड होने चाहिए, 3। n घात वाले के कितने फैक्टर होने चाहिए, n। 3 घात वाले कितने फैक्टर होने चाहिए, 3। और तीनों फैक्टर 3 होंगे तो अलग अलग होंगे। तो क्या इसके ये 1 घात का फैक्टर है,
बिल्कुल है सर। अरे एक घात का गुणनखंड ही तो है ये भी एक घात का फैक्टर है, ये भी एक घात का फैक्टर है। तो मैंने यही तो कहा कि अनंत स्पर्शी कैसे निकलेगी, F3 इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, तो एक अनंत स्पर्शी तो आ जाएगी इक्वल टू कितना 0। दूसरी कितनी आ जाएगी 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। और तीसरी कितनी आ गई 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या मिल गई, अनंत स्पर्शी या असमटोट। करो देखे नोट। बस ये बात ध्यान रखना ही कोई फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने लिख दिया। रिपीट हो गया तो फिर ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा। कर लिया नोट सबने? अगला सवाल देखो। लिखो, देखे सवाल लिखो। y माइनस 2x का होल स्क्वायर, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2x, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y और माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस 5 इक्वल टू 0। करो देखे। बताओ अभी क्या करेंगे, गुणा करें? भाग दे दें। देखो इसमें से मैंने कॉमन ले लिया y माइनस 2x और कॉमन ले लिया 3x प्लस कितना हो गया 4y। कॉमन आ रहा है कि दो पदों में से, दो में से कॉमन ले लिया। अब पीछे कितना रह गया y माइनस 2x और प्लस कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया माइनस 5 और इक्वल टू 0। अब देखो थोड़ा और ठीक लिख देते हैं इसको। ये हो गया y माइनस 2x, ये हो गया 3x प्लस 4y और ये हो गया y माइनस 2x
और +3 और ये कितना हुआ -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें तो ये कितनी घात के पद हैं, 3 घात के, तो ये f3। यहाँ कितना होना चाहिए, कम से कम अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का। ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यही तो लिखा n-2 या उससे कम घात के पद। तो ये कितना हो गया आपके पास, f0 हो गया इक्वल टू कितना हुआ 0। तो अनंत स्पर्शी f3 इक्वल टू 0 रखने से आ जाएंगी, कितने आएंगे 3। तो अनंत स्पर्शी या असमटोट कितने आएंगे, देखो अनंत स्पर्शी या असमटोट। अब f3 है तो 3 घात का है तो 3 गुणनखंड होने चाहिए। बिल्कुल सर 3 गुणनखंड है। किसी की पुनरावृत्ति हो रही है क्या, नहीं हो रही। तो अनंत स्पर्शी या असमटोट हो गई। f3 इक्वल टू 0 मतलब y माइनस 2x इक्वल टू 0। एक हो गई सर 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, और एक हो गया सर y माइनस 2x और +3 इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, सवाल इम्पोर्टेंट लगा लो इसके। मिनिमम 2 का गैप होना चाहिए, 2 घात का, बाकी उससे कम घात के पद हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कैसे करते हो भाई, कभी आते हो कभी नहीं आते हो हैं। आज कहाँ तूफान में वो दिशा निर्देश पढ़ रहे हैं क्या कि पक्के मकान छत सहित के अंदर ही रहना है ना, बाहर निकलना दुर्घटना को बुलावा देना है ना। तो उसी डर से अंदर रह रहे हैं क्या बाकी बच्चे हैं, क्या चल रहे हैं कुछ, क्या चल रहा है। अच्छा, तो भाई रोज आया करो, क्लास आने का फ़र्क अलग है, घर पे अलग फ़र्क है ना, दोनों चीज़ों का अंतर है, तो इसलिए आया करो क्लास, है ना। अगला सवाल देखो। x टू द पावर 4 माइनस 5x² y² प्लस 4y टू द पावर 4 प्लस x² x² माइनस y² और प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो, जब भी अनंत स्पर्शी का सवाल देगा कि सर एग्जाम में कैसे पता करें कि होगा कि नहीं होगा, जब भी अनंत स्पर्शी का सवाल दे सबसे पहले तो क्या देखेंगे, एक्सों के समांतर, पैरेलल टू एक्सिस। बताओ इसमें कोई है क्या, नहीं है। अब बोले सर पूरा मेथड करना पड़ेगा, तो पूरा मेथड करने से पहले ये देख लिया करो कि कहीं 2 घातों का अंतर सेट हो रहा है क्या। भाई एक तो जैसे ये सवाल लिखता मैं x⁴ प्लस x² y² प्लस x³ ऐसे लिखा रहता, प्लस x², इस तरीके का सवाल होता। अब ये तो 4 घात है, ये 3 घात है, ये 2 घात है, 1 घात है, तो अंतर वाला काम है ही नहीं। लेकिन अब इस सवाल को अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी घात है, 4, और आगे देखें तो 2 घात या उससे कम घात, तो कितने का मेंटेन है बरकरार, 2 का। यही तो सीखा fn, और कितना होना चाहिए, fn-2। अब ये तो काम हो तो रहा है, लेकिन जिसको आपने fn कहा या f4 कह दो इसको तो, और इसको क्या कह दो f2, और इक्वल टू कितना 0। लेकिन ये f4 तभी काम का है, अब 4 है तो इसके कितने फैक्टर आने चाहिए, 4। अगर आप इसके 4 फैक्टर कर पा रहे हो तब तो सवाल हो जाएगा, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पूरा मेथड आएगा। करो देखिए, इसके फैक्टर 4 अलग अलग 4 फैक्टर आएंगे तो फिर वही अनंत स्पर्शी हो जाएंगे। इतना तो समझ रहे हो भाई, इसके 4 गुणनखंड हो जाएंगे 1 घात के, तो वही क्या होंगी, अनंत स्पर्शी। अब इसके फैक्टर बताओ क्या आएंगे, बताओ मुझे, हैं
क्या आएंगे 4 और 1, क्या बता भाई, मेरे को फैक्टर चाहिए, 4 गुणनखंड आएंगे, 4 और 1 क्या होता है? ये आएंगे फैक्टर भाई। इसके यहाँ से 2 टुकड़े कर लेंगे, 4 और 1, -4 और कितना -1, तो फिर कॉमन ले लेंगे तो कितने हो गए? यही तो होगा x⁴ भाई, f4 = 0 हो जाएगा। तो ये हो गया -4x² y² -x² और प्लस कितना हो गया 4y⁴ कितना 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x², तो ये हो गया x² -4y²। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा y², तो ये हो गया x² माइनस कितना हो गया 4y² 0। तो ये बन गया आपके पास x² -y² और ये हो गया x² -4y² और इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से 4 फैक्टर हो गए, x - y, x + y, x - 2y और कितना हुआ x + 2y और इक्वल टू 0। अब 4 ही घात का था, फैक्टर भी कितने हो गए 4 फैक्टर हो गए, कोई रिपीट नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या बन जाएंगे अनंत स्पर्शी। तो ये हो गया आपके पास असमटोट या अनंत स्पर्शी। क्या बनेंगे देखो, एक तो हो गई सर x - y = 0, एक हो गई सर x + y = 0, एक हुआ x - 2y = 0 और एक हो गया आपके पास x + 2y = 0। तो ये 4 अनंत स्पर्शी आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा जब सवाल आए तो उसी समय सोचना उसमें कि एक्सों के समांतर कोई है क्या, या 2 घात का कहीं गैप बन रहा है क्या। अब इसमें देखते ही पता चल रहा है 4 घात के बाद डायरेक्ट पद किसके आ रहे हैं 2 घात के। अब लेकिन ये ध्यान रखना है कि क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, या इसके फैक्टर दिए हुए हैं क्या। कुछ सवालों में फैक्टर देगा भी और कुछ सवालों में ऐसे आपको फैक्टर करने भी पड़ेंगे, और कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। कर लिया नोट सबने? देखो अगला सवाल। लिख लिया ना बेटा सबने? अगला सवाल लिखो, देखो x³ + y³ x³ + y³ इक्वल टू है 3ax²। क्या ज्ञात करनी है आपको? अनंत स्पर्शी या असमटोट फाइंड आउट करनी है। अनंत स्पर्शी या क्या फाइंड आउट करनी है? असमटोट। बताइए क्या अनंत स्पर्शी इसकी आएगी। सारे मेथड सीख रखे हैं अपन ने, कौन से होगा बताइए और क्या आंसर आएगा। इम्पोर्टेंट भी लगा लो इस सवाल के।
एक्स प्लस वाई प्लस माइनस ए बराबर 0। एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए कह दो या माइनस ए बराबर 0 कह दो। तो किससे होगी भाई? एम वाले से ही होगी, बाकी तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखो ये लिख दिया हमने इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और माइनस कितना हो गया बेटा 3ax² और इक्वल टू कितना 0। अब एक्सों के समांतर भी कोई नहीं होगी, 1 1 है तो कोई एक्सों के समांतर नहीं है। यहाँ घात 3 है, यहाँ 1 होती तब तो सोचते यहाँ 3 के बाद कितनी घात है 2, तो वो एफ एन वाला भी कैंसिल हो गया। अब क्या देखेंगे बेटा? अब तो वही तरीका है फाई 3m में x इक्वल टू 1 रखते हैं और y की जगह कितना रखते हैं? m रखते हैं। तो जैसे ही 1 रखा तो ये 1 प्लस कितना हो गया m3। और फिर क्या सीखा था हमने कि सर फाई 3m इक्वल टू कितना पुट करते हैं? 0। तो ये हो गया m³ प्लस 1 इक्वल टू कितना हुआ? 0। अब यहाँ से ये फैक्टर हो गए m प्लस 1 और ये हो गया m² माइनस m और प्लस 1 इक्वल टू कितना? 0। तो इससे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? काल्पनिक या इमेजनरी? तो इमेजनरी तो अनंत स्पर्शी होगी नहीं। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिली? -1। m इक्वल टू कितना हुआ? -1। इसके बाद में क्या चाहिए सर? फाई 2m चाहिए, 2 पावर वाला। फाई 2 ये रहा आपके पास 2 पावर वाला, लेकिन x की जगह कितना रखा जाएगा? 1। तो कितना हो गया? -3 है। ये कितना हुआ? -3 है। अब c की बात आती है तो c का फॉर्मूला होता है -फाई 2m अपॉन ये हो गया फाई 3-m, यही फॉर्मूला होगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे फाई 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 3a फाई 3-m, तो ये कितना हो गया? 3m²। अब m की जगह कितना रखना है? -1। तो -1 रखेंगे तो +1 3 कट गया, तो कितनी वैल्यू आ गई? m इक्वल टू -1 पर ही देखना है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? a। अब अनंत स्पर्शी लिख देंगे असमटोट। तो असमटोट क्या बनेगी? y इक्वल टू mx। तो y इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है? -x और प्लस कितना हो गया? c। तो यही आंसर है आपके पास। अब देखो इससे न तो कोई सवाल जो अभी तक किए इनसे न तो कोई सवाल आसान होगा, न कोई सवाल इनसे अनंत स्पर्शी में टिपिकल होगा। भाई इतना हो सकता है कि किसी में 3 मान आ गए तो 3 बार सी ज्ञात करना पड़ सकता है, लेकिन 3 वाला पूछेगा नहीं, 1 वाला ही पूछेगा जहाँ तक संभावना है। और इनसे भी आसान भी नहीं होगा, या तो एफ एन वाला होगा या अक्षों के समांतर होगा, या कौन सी पूछेगा? डायरेक्ट तिर्यक, और तिर्यक एम वाले मेथड से। अब इतना ही हो सकता है, किसी सवाल में कैलकुलेशन कम, किसी में ज़्यादा। अब देखो इसके फैक्टर फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट फैक्टर हो गए, किसी में अपन को फैक्टर सोच सोच के करने पड़ सकते हैं। यही फ़र्क होगा, बाकी किसी सवाल में कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कुछ बातें और लिखिएगा अनंत स्पर्शी संबंधित, जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। हेडिंग लगाओ, किसी वक्र तथा अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन। ये लिख लिया ना, ये तो सबने पीछे वाला तो। अब हेडिंग लगाओ, किसी वक्र और उसके अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन। किसी वक्र और उसके अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन। इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स असमटोट। इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स असमटोट। इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स असमटोट। अब इस हेडिंग को तो छोड़ो, ये बताओ मेरे को कि कोई एक वक्र दिया हुआ कितनी घात का? n घात का। जनरल इस पे बात नहीं कर रहा मैं। कोई भी एक n घात का वक्र है, मतलब जो भी कोई समीकरण होता है उसका कोई ना कोई ग्राफ तो बनेगा, हर समीकरण का बनता है। इसका मतलब कितनी डिग्री का आपके पास? n डिग्री का, n घात का है। n घात का तो आपके पास दिया हुआ है वक्र, और उसके साथ साथ मैं आपको दे दूं क्या? एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन दे दूं। उसके साथ साथ क्या दे दूं आपको? एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन। अब n घात के वक्र को एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन कितनी जगह काटेगी? बताओ। कोई भी एक n घात का वक्र है और एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन है, उसको कितनी जगह काटेगी?
थोड़ी सी सोच आगे बढ़ाओ, है ना, थोड़ी सी सोच और बढ़ाओ, 2 से ऊपर बढ़ाओ भाई। एक n घात का वक्र है, उसको सरल रेखा कितनी जगह काटेगी? देखो भी सीधा सा कंसेप्ट है कि जैसे मान लो n घात का मतलब छोड़ो, अपन कितनी घात का ले लेते हैं? 2 घात का। 2 घात का सबसे आसान वक्र होता है y इक्वल टू कोई पैराबोला या परवलय 4ax², ठीक है, या x² इक्वल टू 4ay, जैसा लिखना चाहो, x² या y² इक्वल टू लिख दो, चलो, है ना, y² इक्वल टू कितना हो गया? 4ax, ठीक है। ये हमने कितनी घात का वक्र लिया? 2 घात का। क्या डायग्राम बनेगा इसका? ये डायग्राम बनेगा आपके पास इसका, यही बनेगा। अब लो, इससे गुजार दिया इसको, है ना। अब एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन है अपने पास। अब सरल रेखा एक तो दूर दूर खींचोगे तो उससे तो कोई मतलब है नहीं भाई, हमें बात ही किसकी करनी है? प्रतिच्छेदन या इंटरसेक्शन की। कहाँ कितनी जगह काटेगी? अगर मैंने यहाँ सरल रेखा खींची तो वो प्रतिच्छेद नहीं करी, वो तो क्या हो गई? स्पर्श रेखा हो गई। लेकिन सरल रेखा ऐसे ही खींची जाएगी, यहाँ सरल रेखा कुछ ऐसे ही खींची जाएगी, तो कितने पॉइंट पे काटेगी? 2 पे। कोई कहते नहीं सर मैं ऐसे खींचूंगा, तो ऐसे खींचोगे तो वक्र भी तो आगे बढ़ता है भाई, ऐसे खींचेंगे तो वक्र भी क्या होगा? आगे बढ़ेगा आपके पास। तो कितने पॉइंट पे काटेगी आपके पास ये? अरे कितने पॉइंट पे काटेगी? 2 पॉइंट पे काटेगी आपके पास। अब ऐसे ही 3 घात का कोई भी वक्र या कर्व ले लें, जैसे मान लो y इक्वल टू कितना ले लें? x³। y इक्वल टू कितना ले लें? x³। तो क्या ग्राफ बनता है? कुछ ऐसा ही ग्राफ बनता है। y इक्वल टू x³ का कुछ ऐसा ही ग्राफ बनता है। अब इसमें कितनी जगह काटेगी? 3 जगह काटेगी। 2 जगह तो आपको डायरेक्ट दिख रही है, और तीसरी जगह ये वक्र फिर वैल्यू बढ़ेगी भी ना वापस से इसकी, तो फिर वापस काट देगी वैल्यू। तो कितनी जगह काटेगी? 3 जगह। ऐसे ही n घात के वक्र को एक सरल रेखा कितनी जगह काटेगी? n बिंदुओं पे काटेगी। ये बात पता होनी चाहिए, पहली बात। लिख लो, आगे लिखो, एरो का साइन लगा के नीचे लिखिएगा, किसी n घात के, किसी n घात के, किसी nवें घात के या n घात के वक्र को, किसी nवें घात के वक्र को एक सरल रेखा, किसी nवें घात के वक्र को एक सरल रेखा, एक सरल रेखा n बिंदुओं पर, एक सरल रेखा n बिंदुओं में काटती है या n बिंदुओं पर काटती है। किसी n घात या nवें घात के वक्र को एक सरल रेखा, एक सरल रेखा n बिंदुओं पर काटती है। लिख लिया। अब इस कंसेप्ट से अपने पास सरल रेखा थोड़ी है, अपने पास तो क्या है? अनंत स्पर्शी है। अब अनंत स्पर्शी भी वास्तव में देखा जाए तो कल बताया था, अनंत स्पर्शी भी क्या है? सरल रेखा ही तो है। बताओ, अनंत स्पर्शी के जितने भी आंसर आए हैं वो 1 घात के आए हैं सारे, x + y + a, तो क्या आई हैं? सारी सरल रेखा। अब देखो इसमें, अब आपको कोई कहे कि कोई n घात का कोई वक्र है, उसको अनंत स्पर्शी कितनी जगह काटेगी? बताओ। है, अगर n घात के वक्र को अनंत स्पर्शी, मैंने कल बताई थी कि एक सरल रेखा का रूप होता है, तो वो अगर n बिंदुओं पे काट दी तो उसको रेखा ही कह देंगे, फिर स्पर्श का कहाँ काम हुआ? अनंत स्पर्शी नाम है इसका, मतलब कहीं तो स्पर्श करती है वो, तो फिर उसको रेखा ही कह देंगे, अनंत स्पर्शी कहाँ जरूरत पड़ी? अब देखो, वैसे तो अनंत स्पर्शी क्या है? एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन है। n घात के किसी वक्र को एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन कितने बिंदुओं पे काटती है? n बिंदुओं पर काटती है। कितने बिंदुओं पर काटती है? n बिंदुओं पे। लेकिन अब कह रहे हैं कि सर स्पर्श भी करेगी है। क्या करेगी? स्पर्श या टच करेगी। तो स्पर्श बिंदु की क्या परिभाषा होती है? स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? जहां से कोई रेखा स्पर्श करती हुई जाती है ना, क्या होता है स्पर्श बिंदु? ये तो पढ़ा है ना, 6ठी 7ठी से आ जाता है। वो तो वो प्रतिच्छेद पे भी होते हैं, वो प्रतिच्छेद भी हो जाएंगे। पर ये कोई वक्र है, 2 जगह काट रही, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, इसमें कहाँ दिक्कत है? प्रतिच्छेद भी होंगे सेटिस्फाई। तो
भाई इस पॉइंट के लिए ये समीकरण भी संतुष्ट होगा और ये रेखा वाला भी संतुष्ट होगा, इस पे भी होगा। देखो ये रेखा, ऐसे थोड़ी चीज़ों को थोड़ा गौर से देखा करो। ये रेखा है आपके पास, कौन सी रेखा है ये? प्रतिच्छेदी रेखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब ये रेखा स्पर्श रेखा बनेगी तो ये बनेगी, ये क्या बन गई? स्पर्श रेखा। अब ये पॉइंट कौन सा है? प्रतिच्छेद बिंदु। ये पॉइंट चल के यहाँ आया और ये पॉइंट चल के कहाँ गया? यहाँ। तो जब दो प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाते हैं? संपाती। जब दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं? संपाती। तब फिर वो जो रेखा खींची जाती है वो कौन सी रेखा होगी? स्पर्श रेखा होगी। भाई ये पॉइंट भी यहाँ आ गया और ये पॉइंट भी यहाँ आ गया। अब ये दो पॉइंट तो ये कम हो गए दोनों पॉइंट कम। फिर कई कहेंगे सर एक नया पॉइंट आ गया, लेकिन ये नया पॉइंट जो आया ये प्रतिच्छेदी पॉइंट नहीं आया। ये कौन सा पॉइंट आ गया? स्पर्श वाला पॉइंट आ गया। ऐसे ही अनंत स्पर्शी की बात है। भाई एक n घात के वक्र को कोई सरल रेखा कितने पॉइंट पे काटती है? n पे। लेकिन ये रेखा ही रेखा नहीं है, उसके साथ साथ क्या है? स्पर्श रेखा भी है। तो एक पॉइंट पे स्पर्श भी करेगी। तो यहाँ से इसमें से कितने पॉइंट कम होंगे बताओ? 2 पॉइंट कम होंगे। एक ये पॉइंट हट गया और एक ये पॉइंट हट गया, 2 पॉइंट कम हो गए। 2 पॉइंट कम होने के साथ साथ बोले सर एक नया आ गया, लेकिन नया प्रतिच्छेदी बिंदु थोड़ी आया। तो प्रतिच्छेदी बिंदु में तो कितने पॉइंट कम हो गए? 2। तो अनंत स्पर्शी किसी n घात के वक्र को कितने बिंदुओं पे काटती है? n-2 बिंदुओं पे काटती है। एक अनंत स्पर्शी किसी n घात के वक्र को कितने बिंदुओं पे काटती है? n-2। अब कोई n घात का अगर कोई वक्र है तो उसकी सामान्य रूप से कितनी अनंत स्पर्शी होती हैं? अब एक अनंत स्पर्शी कितने पॉइंट पे काटती है? n-2 पे। तो सारी अनंत स्पर्शी कितने बिंदुओं पे काट ली? n इंटू n-2 पे। भाई एक अनंत स्पर्शी कितने पॉइंट पे काटती है? n-2 पे। n घात वाले वक्र की हम ये मान के चलते हैं, जब तक सोल्व नहीं करते। 3 घात वाले कितनी अनंत स्पर्शी? 3। 5 वाले कितनी? 5। तो n वाले कितनी आएंगी? n। एक अनंत स्पर्शी कितनी जगह काटेगी? n-2। तो n अनंत स्पर्शी कितनी जगह काटेगी? n इंटू n-2 पॉइंट पे काटेगी। लिखो आगे। एक अनंत स्पर्शी, पूरी बात लिख लो चलो, है ना। एक अनंत स्पर्शी एक स्पर्श रेखा है। एक अनंत स्पर्शी क्या है? एक स्पर्श रेखा है। जैसा लिखवा रहा हूँ हिंदी अंग्रेजी दोनों में ऐसा ही लिख लो ताकि पढ़ो तो समझ में आ जाए, है ना। एक अनंत स्पर्शी एक स्पर्श रेखा या एक टेंजेंट लाइन है तथा वक्र या कर्व को अनंत पर स्पर्श करती है तथा वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है जहाँ वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है जहाँ दो प्रतिच्छेद बिंदु संपाती होकर एक स्पर्श बिंदु बनाते हैं। अतः एक अनंत स्पर्शी nवें घात के वक्र को nवें घात के वक्र को n-2 बिंदुओं पर काटती है। हम जानते हैं कि आगे लिखिएगा, हम जानते हैं कि nवें घात के वक्र की अधिकतम n अनंत स्पर्शियाँ होती हैं या हो सकती हैं
अधिकतम n अनंत स्पर्शियाँ हो सकती हैं। हम जानते हैं कि nवें घात के वक्र की अधिकतम n अनंत स्पर्शियाँ हो सकती हैं। अतः ये सभी वक्र को n इंटू एन माइनस टू अतः ये सभी वक्र को n इंटू एन माइनस टू बिंदुओं पर काटती हैं। अतः ये सभी वक्र को n इंटू एन माइनस टू बिंदुओं पर काटती हैं। तो कंसेप्ट जनरल केस में बात करें, हम कोई स्पेशल केस हो वो अलग बात है, लेकिन अपन तो नॉर्मल व्यापक रूप पे बात कर रहे हैं n पे। तो वैसे नॉर्मल देखा जाए तो कोई भी n घात का वक्र है उसको एक सरल रेखा कितने पॉइंट पे काटेगी? n पॉइंट पे। अब इस अनंत स्पर्शी भी क्या है सर? सरल रेखा। लेकिन सरल रेखा के साथ साथ ये अनंत पे क्या करेगी? स्पर्श करेगी। अब स्पर्श बिंदु कब बनता है? जब दो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होते हैं? एक। तो इसका मतलब दो प्रतिच्छेद बिंदु घट गए। अब दो प्रतिच्छेद बिंदु घट के बोले सर एक पॉइंट आया, लेकिन ये एक पॉइंट आया वो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं बचा। अब ये क्या बन गया? स्पर्श बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदुओं में से कितने घट गए? दो। तो कितने बचेंगे पीछे? n माइनस टू। अब n घात वाले वक्र की कितनी अनंत स्पर्शी होती है? n। एक अनंत स्पर्शी कितनी जगह काटती है? n माइनस टू। तो n अनंत स्पर्शी कितनी जगह काटेंगी? n इंटू एन माइनस टू बिंदुओं पर काटेंगी। अब देखो इसमें सवाल भी पूछ सकता है एग्जाम में आपको, कि एक सवाल लिख देगा और पूछेगा कि इसकी अनंत स्पर्शी हैं कितने बिंदुओं पे काटेंगी। ठीक है, जैसे एक सवाल लिख रहा हूं मैं। देखो वक्र या कर्व दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर नहीं एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कितना? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको? ए स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या पूछा आपको? इसमें पूछा आपसे, एक तो आपसे पूछिए इसके अंदर अनंत स्पर्शी। पहला काम तो ये करो आप, ये तो जानते हो ना कि अनंत स्पर्शी कितनी आएंगी और क्या क्या आएंगी वो बताओ मुझे। फिर इसमें देखो और क्या क्या सवाल बनते हैं उस पर बात करेंगे। देखो सीधा सा सवाल है, अभी चार घात हैं और आगे कितनी घात हैं? दो घात हैं भाई, यही तो हुआ आपके पास। इसको चाहे ऐसे लिख दो एक्स वाई एक्स माइनस वाई और ये कितना हो गया? एक्स प्लस वाई और प्लस कितना हो गया बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू लिख देते हैं चलो, है ना। वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना? ज़ीरो। अब यहाँ कितनी घात है? इसमें चार घात। इसमें कितनी घात है? दो घात। तो F4 प्लस कितना हो गया? F2 हो गया। और चार फैक्टर होने चाहिए, तो चार फैक्टर हैं, एक दो तीन और कितने फैक्टर हो गए? चार। तो ये तो हो गया आपके पास F4। ये कितना हुआ सर? F2 इक्वल टू कितना हुआ? ज़ीरो। अब अनंत स्पर्शी कैसे मिलेंगी? F4 इक्वल टू कितना रखेंगे? ज़ीरो। तो एक अनंत स्पर्शी तो हो गई आपके पास। अनंत स्पर्शियाँ किसकी बात कर रहे हैं? असमटोट की। तो एक तो हो गई x इक्वल टू ज़ीरो सर, एक हो गई y इक्वल टू ज़ीरो, एक हो गई x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो और एक हो गई x प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो। अभी तक तो क्या है? अनंत स्पर्शी या असमटोट। अब ये अनंत स्पर्शी कितने बिंदुओं पे काटेगी बताओ?
कितने पे काटेगी? 2, 4 और 8, 6 बच रहा बेटा, 6 बच रहा अभी भी। अरे अभी अभी फॉर्मूला लिखवा के आया था कि अनंत स्पर्शी n अनंत स्पर्शी कितने बिंदु पे काटती है? n इंटू एन माइनस टू। इस सवाल में कितने अनंत स्पर्शी हैं? 4, और n का मतलब कितना हुआ? 4, 4 घात का ही सवाल है, 4 ही अनंत स्पर्शी हैं इसकी, और -2 गुणा करना आता ही होगा ना, तो ये कितना आएगा? 8। कितने बिंदुओं पे काटेगी? 8 बिंदुओं पे। अब एक तो सवाल ये है आपके पास कि ये जो अनंत स्पर्शी हैं, ये 4 अनंत स्पर्शियां जो हैं, वक्र को कितने पॉइंट पे काटेगी? n इंटू एन माइनस टू। इसका मतलब 4 इंटू 4 माइनस टू इक्वल टू 8 बिंदुओं पर काटेगी। एक ये भी सवाल है, बिंदुओं पर काटेगी। ठीक है, एक तो अनंत स्पर्शी तक सवाल है, और एक कितने बिंदुओं पे काटेगी ये सवाल है आपके पास 2। इसके बाद तीसरा सवाल ये पूछता है कि ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, भाई 8 बिंदुओं पे काटेगी ना, 8 पॉइंट पे काटेगी, तो ये काटने वाले पॉइंट क्या कहलाते हैं? प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु किस वक्र पर स्थित होंगे या किस पर स्थित है? प्रतिच्छेदन बिंदु, यहाँ बिंदु और लिख लेना कि प्रतिच्छेदन बिंदु किस पर स्थित है। नीचे आपको कोई समीकरण देगा या नाम दे सकता है, रेखा, परवलय, वृत्त, ऐसे ऑप्शन आपको दे सकता है कि ये प्रतिच्छेदन देखो अनंत स्पर्शी आ गई, कितने बिंदुओं पे काटेगी? 8। ये सबको पता चल गया। अब बोर्ड पे देखो, बाद में लिखना। अब ये कहेगा कि जो प्रतिच्छेदन बिंदु हैं कितने? 8। ये पॉइंट किस के ऊपर स्थित होंगे? कि कोई रेखा पे स्थित होंगे, या कोई वृत्त या सर्किल पे स्थित होंगे, या किसी वर्ग या स्क्वायर पे स्थित होंगे, किस पे स्थित होंगे? तो या तो वो आकृति का नाम दे के पूछ सकता है, या उसका समीकरण पूछ सकता है। भाई रेखा पे स्थित होंगे, लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, तो उसका समीकरण क्या होगा? तो देखो, जब ऐसा पूछे कि प्रतिच्छेदन बिंदु किस पर स्थित होंगे, तो सबसे पहले तो लिखना आपको अनंत स्पर्शियों का, जो 4 अनंत स्पर्शी आई हैं, उन अनंत स्पर्शियों का क्या लिखना है? संयुक्त समीकरण। उनकी क्या लिखनी है आपको? कंपोजिट इक्वेशन लिखनी है। अब कंपोजिट इक्वेशन का मतलब सबको गुणा कर दो, इक्वल टू तो 0 है ही, तो ये हो गया x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना? 0। सोल्व कर लो इसको, ये हो गया xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक तो ये सवाल था 1 नंबर इक्वेशन, और एक ये आपका 2 नंबर इक्वेशन। ठीक है, अब इस सवाल को देखा करो और इसको देखा करो। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट की ज़रूरत, जैसे मान लो इसमें 5 होता है, यहाँ कितना होता? 5। अब वो 5 तो यहाँ आता नहीं, क्योंकि जैसे ही F4 करते हो तो किस में चला जाता? 0 में। तो अगर कोई 5 होता तो इसको 5 से गुणा कर लो, मतलब इसके लेवल में ले आओ उसको। इसके बाद क्या करना है? 1 में से 2 को घटा दो। क्या करना है? 1 में से किसको घटा दो? 2 को घटा दो। अब क्या करेंगे? समीकरण या इक्वेशन 1 माइनस कितना करेंगे? 2। तो ये पोर्शन जो था ये तो हो गया इससे कैंसिल, ये इतना ही भाग तो है। पीछे क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, या ऐसा कह दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या आ गया? वृत्त या सर्किल। तो ये अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट इसके ऊपर स्थित होंगे। समीकरण पूछे तो इक्वेशन भी बात कर लेंगे, और वैसे पूछे तो किस पे स्थित होंगे? वृत्त पे। अगर इसमें और इसमें माइनस करते समय कोई कांस्टेंट का फर्क है, जैसे मैंने कहा ना यहाँ 5 आता हूँ मान लो, अब वो 5 तो अनंत स्पर्शी के समय तो चला गया था, अब माइनस करते समय इसको आराम से 5 से गुणा कर लो, उसके बाद क्या कर लो? माइनस 2 है तो 2 से गुणा कर लो। यहाँ तो बिल्कुल सेम था, 1 था, यहाँ भी 1 था इसके साथ, तो कोई दिक्कत नहीं थी।
लिख लिया सबने? तो अभी तक तो जो सवाल किए हैं वो सवाल सारे किस में थे? एक्स और वाई के। मतलब कौन से समीकरण थे? कार्तीय कार्टेशियन के थे। कौन से सवाल थे? कार्तीय कार्टेशियन वाले। और उनकी हमने क्या देखी? अनंत स्पर्शी। चाहे एक्सों के समांतर देखी हो, चाहे तिर्यक देखी हो, चाहे एफ एन वाले से डायरेक्ट देखी हो। उसके बाद हमने प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट देखा, और ये भी हमने देखा कि इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ स्थित होंगे। जैसे इस सवाल में वृत्त पे स्थित है, कुछ सवालों में सरल रेखा पर भी स्थित होंगे। तो एक सवाल चलो लिख देता हूँ, कर लेना खुद से कोशिश इसमें, है ना। देखो इसे मैं एक सवाल लिख रहा हूँ इसी टाइप का ही, ये कर लेना कोशिश। लिख लो एक सवाल, है ना। एक्स क्यूब, वैसे तो है बड़ा सवाल, कैलकुलेशन वाला है, तिर्यक वाला। 2y³ प्लस XY और इनटू कितना दिया हुआ है? 2x माइनस वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और +1 इक्वल टू कितना? 0। ये सवाल है। इसमें जो काम इसमें किया है, अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है, कितने बिंदुओं पे काटेंगी और कहाँ स्थित होगा, ये सारा काम आपको करना है। ये गृह कार्य आपका है ना। लिख लिया क्या? कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बताएं, बाकी ये सवाल इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर पूछेगा तो फिर यही पूछेगा, क्योंकि इसमें पहले तो अनंत स्पर्शी आएंगे 3 तिर्यक वाले से, फिर गुणा करना भी बड़ा पड़ेगा। इसमें तो डायरेक्ट ये दिख ही रहा था, गुणा घटाने में भी कोई जोड़ नहीं आया। तो यही सवाल ऐसा है इसमें जो पूछने लायक है। बाकी ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है, कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला देखो आगे। तो अभी तक तो हम बात किस में कर रहे थे? एक्स वाई वाले सवालों में। एक्स वाई वाले सवाल का मतलब कार्तीय या कार्टेशियन वाले सवाल थे। अब किसके सवाल होंगे? आर और थीटा के। आर और थीटा का मतलब कौन से सवाल होंगे? पोलर वाले, ध्रुवीय वाले सवाल होंगे। तो लिखो, हेडिंग लगाओ, ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शियाँ। ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शी या असमटोट्स ऑफ पोलर कर्व्स। ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शियाँ, ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शियाँ, asymptote of polar curves। ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शियाँ, asymptote of polar curves। अब पहले इसमें लिख लो पूरा तरीका, जैसे पीछे भी तो लिख के आए हैं अपन मेथड। और उसके बाद अब किसी को बताओ याद करने की ज़रूरत है क्या? मेथड नहीं है, लेकिन अब लिखा हुआ है तो थोड़े दिन बाद, 6 महीने, 2 महीने या 10-15 दिन बाद, है ना, जब भी देखें तो वो याद आ जाएगा वापस से। तो इसमें भी लिख लो, पहले बोर्ड पे लिख देता हूँ। इसमें क्या 2 तरीके की अनंत स्पर्शी होती हैं। उसमें भी थी ना 2 तरीके की, क्या क्या नाम थे? एक तो थी अक्षों के समांतर, पैरेलल टू एक्सिस, और एक क्या थी? तिर्यक या ऑब्लिक वाली। अब इसमें भी 2 होंगी। एक तो होती है सरल रेखीय अनंत स्पर्शी। लिखो, लिख लो साथ साथ, सरल रेखीय अनंत स्पर्शी, रेक्टिलिनियर असमटोट कहते हैं जिसे, सरल रेखीय अनंत स्पर्शी। और एक होती है इसके अंदर वृत्तीय अनंत स्पर्शी। तो पहले कौन सी निकालना सीख रहे हैं? सरल रेखीय अनंत स्पर्शी, या इसे कहते हैं रेक्टिलिनियर असमटोट। अब देखो, यदि वक्र का समीकरण, पूरा लिख लो, यदि वक्र का समीकरण 1/r इक्वल टू एफ थीटा, यदि वक्र का समीकरण 1/r इक्वल टू एफ थीटा हो, तथा एफ थीटा इक्वल टू 0, तथा एफ थीटा इक्वल टू 0 का एक मूल अल्फा है, का एक मूल या रूट, मूल का मतलब रूट, रूट का मतलब इसमें एफ थीटा को सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी? थीटा की। तथा इसका एक मूल अल्फा है, तो एक मूल अल्फा है तो इस वक्र की एक अनंत स्पर्शी, इस वक्र की एक अनंत स्पर्शी, इस वक्र की एक अनंत स्पर्शी, इस वक्र की एक अनंत स्पर्शी आर साइन थीटा माइनस अल्फा, आर साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1/f डैश अल्फा होती है या होगी।
इस वक्र की एक अनंत स्पर्शी आर साइन थीटा माइनस अल्फा 1/f डैश अल्फा होती है। कौन सी अनंत स्पर्शी ज्ञात की हमने? ये सरल रेखीय रेक्टिलिनियर असमटोट। अब इसमें दूसरी टाइप होती है सर्कुलर या वृत्तीय अनंत स्पर्शी। अब वो कौन सी पूछेगा वो वहाँ पूछने पे है। एक होती है वृत्तीय अनंत स्पर्शी, एक होती है आपके पास वृत्तीय अनंत स्पर्शी या जिसे कहते हैं सर्कुलर असमटोट। सर्कुलर असमटोट, वृत्तीय अनंत स्पर्शी इसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर असमटोट। सर्कुलर असमटोट में लिखो, यदि वक्र का समीकरण, यदि वक्र का समीकरण r इक्वल टू एफ थीटा है, यदि वक्र का समीकरण या इक्वेशन ऑफ कर्व r इक्वल टू एफ थीटा है तथा लिमिट थीटा टेंस टू, तथा लिमिट थीटा टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ थीटा, तथा लिमिट थीटा टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ थीटा इक्वल टू ए, तब वृत्त या सर्किल r इक्वल टू ए, तब वृत्त या सर्किल r इक्वल टू ए वृत्तीय अनंत स्पर्शी होता है, वृत्तीय अनंत स्पर्शी होती है, वृत्तीय अनंत स्पर्शी होती है। तब वृत्त या सर्किल r इक्वल टू ए वृत्तीय अनंत स्पर्शी होती है। एक बार लिख लो फिर देखो सवाल लेके चलेंगे। तो ध्रुवीय या पोलर में भी दो टाइप की अनंत स्पर्शी होंगी, एक सरल रेखीय और एक कौन सी होगी? वृत्तीय होगी। अब देखो करना क्या है, जब सवाल पूछे आपसे कि ध्रुवीय या पोलर तो दिख ही जाएगा आपको। पोलर में अगर पूछे कि सरल रेखीय अनंत स्पर्शी ज्ञात करो तो उस सवाल को किस रूप में लिखना है? 1/r लिख लो और बाकी थीटा वाला पोर्शन दूसरी साइड लिख दो। लिख दिया। उसके बाद जो थीटा वाला ये जो पोर्शन बचता है इसको किसके इक्वल टू कर लो? 0 के। 0 के इक्वल टू करने से एक किस में समीकरण बन गया? थीटा में। तो यहाँ से थीटा का कोई एक मान आएगा, उस थीटा के मान को अपन ने क्या कह रखा है? अल्फा। फिर आपको लिखनी है अनंत स्पर्शी, तो आपको इतना ही काम करना है, आर का तो आर साइन थीटा लिखना है, अल्फा की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू यहाँ रख लो। इसके बाद ये जो एफ थीटा था, इस एफ थीटा का क्या कर लो? अवकलन या डिफरेंशिएशन। अवकलन करने के बाद थीटा की जगह क्या रख दो? अल्फा। तो कौन सी अनंत स्पर्शी आ गई? सरल रेखीय। अगर आपसे पूछे वृत्तीय या सर्कुलर, कौन से पूछे? वृत्तीय या सर्कुलर, तो सवाल इस फॉर्म में रखना आपको, अगला चाहे कैसे भी लिखा हुआ हो, हमें इस फॉर्म में रखना। आर इक्वल टू कितना? एफ थीटा। आर इक्वल टू एफ थीटा के बाद में आर के इक्वल में जो एफ थीटा है उस एफ थीटा की आपको लिमिट लेनी है, लिमिट थीटा टेंस टू इनफाइनाइट। लिमिट की जो वैल्यू आएगी कोई तो आंसर आएगा, उस आंसर को किसके बराबर रख दो? आर के। तो ये क्या बन जाएगा? एक वृत्त या सर्किल। आपको पता होगा आर का मतलब कितना होता है, इसका स्क्वायर कर लें तो आर स्क्वायर बराबर कितना? ए स्क्वायर। और आर स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास कौन सी अनंत स्पर्शी? वृत्तीय अनंत स्पर्शी। अब देखो सवाल इसमें, देखो नॉर्मल जब पूछेगा कि अनंत स्पर्शी ज्ञात करो तब तो इसका मतलब वो कौन सी पूछ रहा है? सरल रेखीय। आर इक्वल टू एफ थीटा का सवाल दिया हुआ हो और या पोलर का सवाल दिया हो, नॉर्मल इतना ही लिखे कि इसकी क्या ज्ञात करनी है? अनंत स्पर्शी असमटोट ज्ञात करनी है। इसका मतलब तो कौन सी ज्ञात करनी है आपको? सरल रेखीय। भाई नाम लेके भी कह सकता है, ऐसा नहीं कि इतना ही लिखे, ऐसा भी कह सकता है कि सरल रेखीय अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। इसीलिए तो वो फिर सवाल कन्फ्यूजन में आ जाता है ना, कई सवाल कि कौन सी ज्ञात करनी थी। ऑप्शन में तो एक ही दी हुई थी, फिर दो भी हो सकती थी। तो नॉर्मली यही समझा जाता है कि जब अनंत स्पर्शी शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब कौन सी? सरल रेखीय। और पर्टिकुलर जब कह देता है कि वृत्तीय ही चाहिए, सर्कुलर ही चाहिए, तब हम कौन से फाइंड आउट करेंगे? वृत्तीय। तो लिखिएगा सवाल इसमें, वक्र या कर्व आर थीटा इक्वल टू ए, आर थीटा इक्वल टू ए की अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। कौन सी ज्ञात करनी है? अनंत स्पर्शी सरल रेखीय।
अनंत स्पर्शी, और वो भी कौन सी? सरल रेखीय ज्ञात करो, रेक्टिलिनियर। बताओ, देखिए मेथड आपके सामने लिखा हुआ है ही, अभी तो लिख के आए, करो, कोशिश करो। हाँ भाई बताओ, क्या आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा? ठीक है। आर साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा? ए। यही मेथड कहता है। अभी पीछे देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है? अगर सॉल्यूशन में बात करें तो पहले क्या लिखना है? 1/r। तो 1/r लिखते ही ये सवाल बन गया थीटा अपॉन ए। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये किसका काम कर रहा है? एफ थीटा का। ये किसका काम कर रहा है? एफ थीटा का। अब एफ थीटा इक्वल टू कितना रखना बेटा? 0। एफ थीटा इक्वल टू 0 का मतलब थीटा अपॉन ए इक्वल टू कितना? 0। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब अनंत स्पर्शी लिखनी है आपको, सरल रेखीय। तो अनंत स्पर्शी का क्या फॉर्मूला सीख के आए थे बेटा? आर साइन थीटा माइनस कितना? अल्फ़ा, और इक्वल टू कितना था? 1/f डैश अल्फ़ा। तो ये किसकी वैल्यू है वैसे देखी जाए तो? अल्फ़ा की। ये थीटा का जो आंसर है उसे ही तो क्या कहते हैं? अल्फ़ा कहते हैं। अब अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लो, तो ये तो हो गया आर साइन थीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 0, और 1/f डैश, ये रहा एफ थीटा। इसका क्या करना है? एफ डैश। तो थीटा का तो हो गया 1, कितना बच गया? 1/a। तो नीचे कितना हो गया आपके पास? 1/a। तो ये बन गया आर साइन थीटा और इक्वल टू कितना हो गया? ए। तो ये आपके पास आ गई इसकी सरल रेखीय अनंत स्पर्शी। अब कई सवालों में एक ही आएगी, कईयों में एक से ज़्यादा भी आ सकती है। भाई इसमें तो थीटा का कितना मान आया? एक ही मान आया था। अब कई सवालों में थीटा के 5 मान आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। चले आगे, देखो अगला सवाल। अगला सवाल है आर इक्वल टू ए थीटा अपॉन थीटा माइनस 1। आर इक्वल टू ए थीटा, आर इक्वल टू ए थीटा अपॉन थीटा माइनस 1। बताओ, अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है आपको, असमटोड फाइंड आउट करनी है। बताइए। अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिएगा। आर इक्वल टू ए थीटा अपॉन कितना है? थीटा माइनस 1। तो अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिएगा।
ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही है 1, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा -1 और इक्वल टू ए। अवकलन भी तो करना पड़ेगा ना, ए ही आना चाहिए, ए ही आ रहा होगा इक्वल टू में, ए ही आ रहा भी है ना। देखो सीधा सा कंसेप्ट है, पहले सवाल को किस फॉर्म में लिखना है बेटा, 1/r फॉर्म में। तो ये हो गया सर 1/r, तो ये कितना हुआ थीटा -1/a थीटा, ऐसा ही बना आपके पास। इसके बाद ये किसका काम कर रहा है यहाँ, ये किसका काम कर रहा है बेटा, एफ थीटा का, ठीक है। अब एफ थीटा इक्वल टू क्या सीखा है 0, इसका मतलब थीटा -1 कितना ए थीटा इक्वल टू 0, ये 0 में चला गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब क्या लिखेंगे अनंत स्पर्शीय असमटोट, अब क्या लिखेंगे अनंत स्पर्शीय असमटोट। तो अनंत स्पर्शीय असमटोट क्या सीखा, आर साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1/f डैश अल्फा। अब देखो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया आर साइन थीटा और ये कितना हुआ -1 इक्वल टू एफ डैश करना है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखो 1/a तो बाहर आ गया, ये 1 थीटा का भाग थीटा में दिया तो 1 का कितना 0, ये हो गया -1/, थीटा तो ये हो गया +1/, थीटा स्क्वायर, यही बना डेरिवेटिव इसका। अरे अवकलन तो आता ही है सबको। अब थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है 1, तो थीटा की वैल्यू 1 रख देंगे तो कितना बचेगा 1/a, तो 1/a आएगा यहाँ नीचे, तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये बन गया आर साइन थीटा -1 और ये कितना हो गया a। ये आपके पास अनंत स्पर्शी आ गई इसकी असमटोट। चले भाई आगे, अगला सवाल लिखो, लिख लिया ना। देखो अगला सवाल है आर कोस थीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर कोस थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा, आर कोस थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा। और आपसे पूछिए अनंत स्पर्शीय, ऐसे कह दो सरल रेखीय अनंत स्पर्शीय, सरल रेखीय अनंत स्पर्शीय। सरल रेखीय अनंत स्पर्शियाँ ये पूछे।
सॉल्व हो जाएगा ना। और आगे साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हाँ भाई क्या होगा बताओ। देखो सबसे पहले सवाल को किस फॉर्म में लिखना है, 1/r। सवाल को सबसे पहले किस फॉर्म में लिखना है, 1/r में। तो 1/r लिखेंगे तो ये हो गया 1/r। 1/r लिखेंगे तो ये कितना हो गया 1/a। ऐसा ही होगा क्या। और cos थीटा अपॉन साइन थीटा ये होगा ना। तो ये हो गया कोट थीटा। ये सवाल बन गया आपके पास। सही लिखा है ना, साइन कोस देख लेना। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है भाई आपके पास, एफ थीटा की वैल्यू है। अब एफ थीटा इक्वल टू क्या करना होता है बेटा, 0। तो मतलब 1/a कोट थीटा इक्वल टू कितना रखेंगे, 0। ए तो 0 में चला गया। अब कोट थीटा 0 कब कब होता है, वो सारे पॉइंट आएंगे भाई। कोट थीटा कब कब 0 होता है, वो सारे पॉइंट आएंगे। तो कोट थीटा 0 कब कब होता है बताओ, क्या क्या वैल्यू होंगी थीटा की। π/2 पे 0 होता है क्या, अरे π/2 पे 0 होता है क्या, होता है π/2। फिर 3π/2 होता है क्या 0, फिर 5π/2। इन सब पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। ये किसके मान आ गए, थीटा के। कई सारे मान आ गए थीटा के अपने पास। अब बोले सर क्या लिखनी है आपको, अनंत स्पर्शी असमटोट। बोर्ड पे देखो भैया ना। अब क्या लिखनी है आपको, अनंत स्पर्शी या असमटोट। असमटोट का ये फॉर्मूला सीख क्या है, आर साइन थीटा माइनस कितना होगा अल्फ़ा इक्वल टू 1/f अल्फ़ा। ऐसा ही होगा। बाकी तो काम सही है, लेकिन एफ डैश की ज़रूरत पड़ेगी, अलग कर लेते हैं इसको, है ना। तो एफ डैश की करेंगे इस सवाल का, यहाँ लिख देता हूँ। देखो इस सवाल का एफ डैश पहले थीटा तो कर लें। थीटा का ये एफ थीटा है, तो 1/a। और कोट का अवकलन कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बोले सर थीटा से काम नहीं चलेगा, थीटा इसे क्या रखना है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का मतलब ये वैल्यू रखी जाएंगी इसमें, π/2, 3π/2, 5π/2। क्या वैल्यू आएगी, π/2 वैल्यू कितनी होती है, 1। और 3π/2 पे चाहे वैल्यू प्लस की हो चाहे माइनस की हो, ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। वैल्यू 1 रहेगी इसकी हमेशा। तो कितना आंसर आ गया, -1/a। या ऐसे कह देता हूँ कि इन सब वैल्यू पे, या डायरेक्ट लिख दो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, -1/a। वैल्यू ऊपर वाले रख दी अपन ने। अब यहाँ तो झंझट खत्म हो गया। अब देखो क्या होगा। अब देखो या तो ये ऐसा बनेगा, आर साइन थीटा माइनस कितना लूँ, पहली वैल्यू ले लेता हूँ तो π/2। और ये कितना आएगा बेटा, -1/a नीचे, तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा, माइनस से। ऐसा लिखा जाएगा। अब कोई कहे सर पहले क्यों, दूसरी ले लो, दूसरी ले लेंगे। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कितना, 3π/2 और इक्वल टू कितना, माइनस से। अब कोई कहे तीसरी ले ले, तो तीसरी भी ले लेंगे। अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, स्थिति क्लियर हो जाएगी। यहाँ से माइनस बाहर ले लिया तो माइनस हट गया इसका। ये हो गया 90 माइनस थीटा कितना हुआ, कोस थीटा। अरे ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा कितना हो गया, कोस थीटा। माइनस हट गया तो इससे तो रिजल्ट आ गया आर कोस थीटा इक्वल टू कितना, ए। इससे देखो क्या आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। इसका इस बाहर ले लिया तो किसका हो गया, माइनस का। माइनस माइनस कट गया, ये हो गया 3π/2 माइनस थीटा। तो कितना होगा, माइनस कोस थीटा होगा। ये जानते हो ना। अरे भाई इसका एक माइनस तो बाहर आएगा, उस माइनस से ये माइनस सारे प्लस हो गए। जैसे हम करेंगे साइन 270 ही होगा ना, ये 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कोस थीटा होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में आ गए तो माइनस कोस थीटा। अब इधर माइनस आ गया, उसको उधर भेज दूँ क्या, तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या, आर कोस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, माइनस से। अब बोले सर और वैल्यू रखो, और वैल्यू रख लेते हैं। जैसे 5π/2 रखेंगे, वो इधर आएगा माइनस हट के, ये पहला वाला आंसर आ जाएगा वापस से। मतलब दो ही आंसर आएंगे। ये आगे वाली 7π/2 रखेंगे तो माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये कितनी अनंत स्पर्शी आ गई, 2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर कोस थीटा
इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस ए। कोई भी वैल्यू रखो चाहे यही रिजल्ट आएगा। करो देखे नोट। अब ऐसे आप एक सवाल खुद से कर सकते हो, आर इक्वल टू कोई ले सकते हो, कोट की जगह क्या लेके कर सकते हो, टेन थीटा। कोट की जगह क्या ले सकते हैं, टेन थीटा। तो फिर ये वैल्यू थोड़ी बदल जाएंगी, टेन कब कब जीरो होगा वो वैल्यू बदल जाएंगी। तो ये सवाल लिखने के बाद एक सवाल और लिख लेना, आर इक्वल टू या वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन है टेन थीटा, वो खुद घर से कर लेना। क्यों नहीं करें, घर से भी है, घर से नहीं करें क्या क्या करें, लेकिन है ना समय नहीं मिल पा रहा होगा आपको, है ना, नहीं मिल रहा। कितने बजे आते हो सुबह, 7 बजे ही, 6 बजे। अच्छा, सारे जीके पढ़ रहे हो क्या, सभी, कौन नहीं पढ़ रहा, तुम नहीं पढ़ रहे है ना, विद्वजनों है। तो 6 बजे आते हो हैं, और फिर अब कब जाते हो, 7 बजे हैं, धन्य हो, है ना। फिर हम जाओगे, फिर 1 घंटे रील देखोगे, है ना, हैं, यहाँ भी सो सकता है। तो जी की क्लास यहीं लगती है, दूसरी में लगती है यहीं, अच्छा नीचे से ऊपर ही ट्रांसफ़र होते हैं ना। तो एक सवाल और लिख लो भी, वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन ए टेन थीटा, कोट की जगह क्या लिख लो, टेन थीटा। तो अभी तक तो जो सवाल किए वो कौन से सवाल किए अपन ने, सरल रेखीय। अब अनंत स्पर्शी कितने टाइप की लिखी थी, 2 टाइप की। एक कौन सी लिखी थी, वृत्तीय। अब देखो एक सवाल वृत्तीय का देखते हैं, लिखो। वक्र या कर्व दिया हुआ है, आर ई टू द पावर थीटा -1 इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा +1। और इसके आपसे पूछिए वृत्तीय अनंत स्पर्शियाँ सर्कुलर असमटोट, वृत्तीय अनंत स्पर्शियाँ या सर्कुलर असमटोट। वृत्तीय अनंत स्पर्शियाँ सर्कुलर असमटोट। करो देखिए उसमें क्या मेथड बताया गया है, उससे करो। पीछे लिखा है ना मेथड अपन ने, देखो उसको, कोशिश करो देखिए। ए तो पहले सवाल को आर इक्वल टू लिखो, फिर लिमिट लेनी है उसकी। लिमिट का जो आंसर आएगा उसको किसके बराबर रख देंगे, ए के बराबर।
क्या आ रही है भाई लिमिट की वैल्यू? ये कैसे आ गई है? क्या किया अभी? ये लिमिट की वैल्यू आ गई ऐसा? ईमानदारी से बताओ किसकी आ रही है लिमिट की वैल्यू? देखो सवाल लिख देता हूँ पहले। r इक्वल टू ए टू द पावर थीटा प्लस वन, और ये हो गया e टू द पावर थीटा, और ये माइनस वन। यही है ना? ये हो गया एफ थीटा, ये क्या बन गया? एफ थीटा। वृत्त ये पूछी है ना सर्कुलर, तो सर्कुलर में हमने क्या कहा कि सर लिमिट थीटा टेंस टू क्या करना है? इनफाइनाइट, एफ थीटा, और एफ थीटा की वैल्यू हो गई लिमिट थीटा टेंस टू इनफाइनाइट। ये हो गया ए टू द पावर थीटा प्लस वन, और ये हो गया e टू द पावर थीटा माइनस वन। अब बताओ किसकी वैल्यू ए आ रही है इस लिमिट की? क्या करेंगे इसमें? बस शाबाश। अब देखो क्या करेंगे, जब भी e की पावर थीटा के ऐसे सवाल आते हैं तो e की पावर थीटा और लिमिट किसकी हो? इनफाइनाइट की, तो डायरेक्ट कभी भी सॉल्व नहीं होगा। डायरेक्ट कभी भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? इनफाइनाइट, और यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा? इनफाइनाइट। क्लियर है सबको? ये एक जगह नहीं, बहुत जगह ये बात काम आएगी, हमेशा याद रखना इस बात को कि अगर प्लस की पावर है और लिमिट किसकी है? इनफाइनाइट की, तो e की पावर वाला सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब करना क्या है? देखो कल परसों मैंने दो बातें बताई थी कि e की पावर डायरेक्ट इनफाइनाइट करते हैं तो कितना आता है बेटा? इनफाइनाइट। और e की पावर माइनस इनफाइनाइट करते हैं तो कितना आता है? ज़ीरो। माइनस इनफाइनाइट से कितना आएगा? ज़ीरो। अब माइनस, यहाँ माइनस पावर हो जाए तो इन माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी? ज़ीरो। तो अब हम क्या करेंगे? माइनस बनाने के लिए या तो ऐसा कह दो कि e की पावर थीटा का ऊपर नीचे भाग दे दे, या कॉमन ले ले, एक ही बात है। अब कॉमन लेंगे तो इसमें से कॉमन आया e की पावर थीटा, तो ये हो गया वन माइनस प्लस, है ना, e की पावर माइनस थीटा, और यहाँ से कॉमन ले लिया बेटा तो ये हो गया वन माइनस e की पावर माइनस थीटा। अब ये तो हो गया कैंसिल। अब वैल्यू रखेंगे इसमें, ये माइनस इनफाइनाइट कितना हुआ? ज़ीरो ज़ीरो, तो ये वन वन रह गया, कितनी वैल्यू आ गई? ए। तो e की पावर के जहाँ भी सवाल आता हो ऐसा, तो हमेशा ध्यान रखना कि पावर किसकी बना लें? माइनस की, चाहे वो x में लिमिट हो, थीटा में उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। अब क्या होगा? हाँ, थोड़ी सी पढ़ने की जरूरत है बेटा तेरे को। खाना वाना खाया था कि दिन में? नहीं खाया तो मैं खिला भी नहीं सकता। r इक्वल टू कितना होगा? a। अरे भाई कॉमन ले लिया तो माइनस वाला उधर चले गए, दोनों ही प्लस के हो गए, ये है ना। यही आना चाहिए मुझे, पता नहीं यार आंसर का ना, इसमें आंसर है नहीं शायद। आर कोस थीटा है ना, या साइन थीटा? ठीक है, ये आएगा। कर लिया नोट सबने? कर लिया नोट सबने? हाँ बस। तो सुबह 6 बजे से पढ़ाई कर रहे हो 7 बजे तक हैं? खाना वाना यहीं आसपास रहते होंगे सब, है ना? हैं? आसपास नहीं रहते क्या? फिर कहाँ रहते हो? चलो भाई कोई नहीं, है ना। आ गया ना भी, किसके माइनस आ रहा था, अब तो प्लस आ गया ना। अरे आ गया क्या बेटा प्लस? नहीं आया क्या प्लस?
नहीं आया प्लस? अभी तक भी देखो प्लस नहीं आया तो खाना वाना नहीं खाया क्या आज? अरे भाई इसमें लिमिट रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा? जीरो। ये कितना बन जाएगा? जीरो। ये प्लस का एक, ये भी प्लस का एक, माइनस तो जीरो हो गया, तो कितना बच गया? ए आया अभी? या खाना खाना खाने की जरूरत है इसको, है ना अभी? अब आर इक्वल टू ए लिखा है ना अपन ने उसमें मेथड में? क्या लिखा है? आर इक्वल टू ए हो गया अनंत स्पर्शी। पीछे पढ़ो पढ़ो, देखिए मेथड को क्या लिखा हुआ, आर इक्वल टू ए। तो ऐसे खाना पीना खाते रहा करो, देखो है ना। और मैं खिला नहीं सकता, इसी चक्कर में ब्याह नहीं हो रहा मेरा, है ना ये है। अब जो भी हाँ करता है, फिर मैं कहता हूँ भाई इतने सारे बच्चे आएंगे, तो अगला हाथ जोड़ के चला जाता है फिर, है ना। कि वो हमारे वाले ब्याह में वो तो होगा नहीं कि खाना है, भंडारा कराना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए चक्कर पड़ रहा है ना, तो इसलिए मैं खिला नहीं सकता अभी। चलो भी ठीक है ना, मिलते हैं अगली क्लास में।